नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघ स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन से। दोस्तों आज हम मॉक टेस्ट देखेंगे आपका 13। इससे पहले दोस्तों 12 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं सामान्य अध्ययन से, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, और सारे क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षाओं हेतु दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का, साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन देखिए, राणा प्रताप, राणा सांगा, हेमू, मानसिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का दोस्तों, राणा सांगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया? पहला पानीपत का युद्ध लड़ा गया। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का युद्ध ये लड़ा गया दोस्तों 1526 में। ठीक है, दूसरा युद्ध याद रखेंगे, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध जो है दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। ठीक है, तीसरा युद्ध याद रखेंगे, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध ये कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध ये हुआ था 1528 में। ठीक है, चौथा याद रखेंगे, घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1529 में। ठीक है, ये याद रखेंगे, पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और आपका घाघरा का युद्ध 1529 में। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, पानीपत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें बाबर ने किसको पराजित किया था? पानीपत के युद्ध में दोस्तों बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, खानवा के युद्ध में दोस्तों अभी क्वेश्चन जो हमारा था, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? राणा सांगा को पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद चंदेरी के युद्ध में दोस्तों बाबर ने किसको पराजित किया था? मेदिनी राय को पराजित किया था। ठीक है, याद रखेंगे किसको पराजित किया था चंदेरी के युद्ध में बाबर ने? मेदिनी राय को। ठीक है, और घाघरा के युद्ध में दोस्तों बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। ठीक है, ये चारों फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कहां हुई थी? ठीक है, आपको बताना है शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कहां हुई थी। ऑप्शन देखिए, आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में, या फिर सासाराम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? कालिंजर में। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। कालिंजर के किले में दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। और बात करें दोस्तों सासाराम की, तो सासाराम में क्या है दोस्तों? सासाराम में शेरशाह सूरी का क्या है? मकबरा है। क्या है? मकबरा। याद रखेंगे दोनों चीज। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर के किले में हुई थी। ठीक है, बात करें दोस्तों शेरशाह सूरी से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके क्या बन सकते हैं। पहला यहां से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, चौसा का युद्ध। ठीक है, तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, और चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये दोनों आपको याद रखने। चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 में। ठीक है, इनकी 1539 में दोस्तों क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था अगर पूछा जाता है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी को हुमायूं ने हराया था। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा युद्ध याद रखेंगे शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी से दूसरा युद्ध आपने याद रखना है, कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कन्नौज। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसे जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव,
डुप्ले या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। ठीक है, बात करें रॉबर्ट क्लाइव की दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल में दोस्तों इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है स्थापित किया था। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, आपको बताना है नील दर्पण नाटक किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, तारानाथ घोष, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का दीनबंधु मित्र। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आपको पूछा जाएगा नील दर्पण नाटक किसने लिखा है, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर एक और याद रखना है, आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ किसने लिखा, तो आनंद मठ लिखा है दोस्तों, किसने लिखा है ये, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है, आनंद मठ लिखा है दोस्तों। और ये आनंद मठ दोस्तों किस पर आधारित है, ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आपका आनंद मठ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और इसका आंसर कीजिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। तो आपने बताना है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। ऑप्शन देखिए, गिरीश चंद्र घोष, शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है, यानी कि किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं। ऑप्शन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती से दोस्तों आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। यहां से पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपको दूसरा फैक्ट याद रखना है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा है, तो ये भी आपका दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, ये पूछा जाता है कई बार। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था दोस्तों मूल शंकर। क्या था, मूल शंकर। ठीक है, साथ ही साथ आप जानते हैं आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो मैंने पहले भी बताया है दोस्तों आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता जो है ये किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 44, 48, 50 या फिर 76। क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का राइट आंसर बताइए, कौन से आर्टिकल में आता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का बताइए, राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल 44 में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ। तो कब पारित हुआ दल बदल निरोधक अधिनियम।
आंसर कीजिए 1982, 1984, 1985 या फिर 1986। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा 1985। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दल बदल अधिनियम जो है किस अनुसूची में अगर पूछा जाता है, अगर आपको यहां पर अनुसूची पूछी जाती है तो अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है 10। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये याद रखेंगे 52वें संविधान संशोधन के तहत इसको पारित किया गया था 1985 में। कौन सा संशोधन था? 52वें संविधान संशोधन के तहत आपका 1985 में जो है इसको दोस्तों पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन देखिए 25, 22, 15 या फिर 20। क्या रहेगा राइट आंसर? बताइए। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी? कितने सदस्य होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ये 22 में से दोस्तों याद रखेंगे यहां पर से 15 जो है दोस्तों कहां से होते हैं? लोकसभा से। 15 लोकसभा से और आपका 7 जो है राज्यसभा से। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज यहां पर और याद रखना है आपने कि लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? ये अपनी रिपोर्ट जो है किसको प्रस्तुत करती है? ये भी आपको याद रखना है। याद रखेंगे लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, लोकसभा स्पीकर को जो है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चारों फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं और लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? ये लोकसभा स्पीकर को सौंपती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है दोस्तों, संसद में शून्य काल का समय होता है। तो मैंने आपको बताया था प्रश्न काल और शून्य काल। तो शून्य काल का क्या समय होता है संसद में? ऑप्शन देखिए, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10 से 11 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक या फिर 12 बजे से 1 बजे तक। तो क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर? 10 का राइट आंसर हो जाएगा 12 बजे से 1 बजे तक का जो काल होता है वो शून्य काल होता है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं प्रश्नकाल के तुरंत बाद क्या आता है? शून्य काल आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? आपको बताना है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन देखिए, हीलियम, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प जो है दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आपको बताना है पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, नागोया, टोक्यो, ओसाका या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर 12 का? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओसाका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। यहाँ पर दोस्तों आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला याद रखेंगे भारत का, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां पर आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, उत्तर भारत का, ठीक, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपका कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है
उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, साथ ही साथ तीसरा यहां से याद रखेंगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को। ठीक है, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर। तो तीनों चीज, चारों चीज याद रखेंगे। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है, ये चारों फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या है देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इजी सा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। 78% आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। नाइट्रोजन के बाद दोस्तों आता है ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका आर्गन गैस, उसके बाद आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाई। ठीक है, ये याद रखेंगे इसको। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर दोस्तों। 14 का आंसर कीजिए, हाल ही में किसने जो है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुस्तक है दोस्तों, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, हिमांशु रॉय, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, संजीव चोपड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? 14 का किसने जो है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर करिए इसका। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? 15 का राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? बताइए क्या हो जाएगा? सॉरी, 22 जुलाई नहीं होगा, 23 जुलाई। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, ठीक है, ये प्रसारण दिवस दोस्तों भारत में रेडियो प्रसारण के उपलक्ष्य में 23 जुलाई को जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देश में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो देश में पहला रेडियो प्रसारण, तो याद रखेंगे दोस्तों, देश में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? याद रखेंगे 23 जुलाई 1927। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे। ठीक है, 23 जुलाई 1927 को देश में पहला रेडियो प्रसारण हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।